कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों और कानूनी गलियारों में काफी कुछ हुआ है। ढेर सारी खबरें हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक कई अहम फैसले और टिप्पणियां आई हैं और इनका असर न सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी पर बल्कि आम लोगों पर भी पड़ सकता है। हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम खबरों में से जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं और फैसले हैं उनको थोड़ा समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ बल्कि इसके मायने क्या हैं, है ना? जी बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन कानूनी घटनाक्रमों की गहराई में जाकर पिछले 48 घंटों की एक साफ तस्वीर पेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबको चौंका दिया। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाले वकील साहब राकेश किशोर, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है। ये वाकई में बहुत ही असाधारण और चिंताजनक घटना है। अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा कि देखिए, 71 साल के वकील का ये काम न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा पर चोट है। ऐसी हरकतें जाहिर है न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को कमजोर करती हैं। हाँ, और कोर्ट ने भी इस पर काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप दूसरों के गरिमा, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। कोर्ट ने अनियंत्रित सोशल मीडिया पर भी चिंता जताई, शायद इस तरह की घटनाओं के पीछे जो एक माहौल बन रहा है उसको देखते हुए। हाँ, और जस्टिस सूर्यकांत की वो टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के व्यवहार का मामला नहीं है, ये पूरी न्याय प्रणाली की सुरक्षा, जजों के प्रति सम्मान और कोर्ट की कार्रवाई की पवित्रता से जुड़ा एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, अगर कोर्ट रूम ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो न्याय कैसे होगा? सही बात है। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले पर अपना पहले का फैसला वो बदल दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद हुआ है। उन्हें पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाना था, पर अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाएंगे। हाँ, ये अपने आप में एक कह सकते हैं बहुत ही असामान्य स्थिति है, जहां कोलेजियम, जो कि जजों की नियुक्ति और तबादलों के लिए जिम्मेदार जजों का ही समूह है, वो सार्वजनिक रूप से ये मान रहा है कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर फैसला बदला गया। आमतौर पर कोलेजियम की जो कार्यप्रणाली है वो इतनी पारदर्शी नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या है कि न्यायिक स्वतंत्रता और तबादलों में कार्यपालिका की भूमिका पर एक नई बहस छिड़ सकती है। क्या ये एक मिसाल बन सकता है? इस पर नजर रखनी होगी। यानी ये सिर्फ एक जज का तबादला नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के जो संबंध है उन पर भी एक तरह से रोशनी डालता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के बजाय कम दर्दनाक तरीकों जैसे वो लीथल इंजेक्शन वगैरह उसकी मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार मौजूदा तरीके को बदलने के मूड में नहीं है। हाँ, ये मौत की सजा के तरीकों पर जो पूरी दुनिया में बहस चल रही है उसके संदर्भ में भारत की स्थिति को दिखाता है। मानवाधिकार संगठन तो लंबे समय से फांसी को अमानवीय बताते रहे, लेकिन सरकार का रुख लगता है अभी साफ है। कोर्ट की ये टिप्पणी इशारा करती है कि फिलहाल इस मुद्दे पर यथास्थिति बनी रहेगी। अच्छा, एक और बात, केरल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की उस सुझाव पर आपत्ति जताई है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से पहले भी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, ये एक प्रोसीजरल मामला है, प्रक्रियात्मक और क्षेत्राधिकार का। वकीलों का मानना है कि इससे सेशन कोर्ट का महत्व कम होगा और हाई कोर्ट पर जाहिर बोझ बढ़ेगा। तो ये दिखाता है कि कैसे प्रक्रिया में छोटे बदलाव भी लीगल कम्युनिटी के अंदर बहस पैदा कर सकते हैं। अब थोड़ा रुख करते हैं टेक्नोलॉजी, मीडिया और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े कुछ अहम मामलों की ओर। ये आजकल बहुत सामने आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर अक्षय कुमार के एक डीप फेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे सिर्फ उनकी छवि खराब करने वाला ही नहीं माना, बल्कि इसे लोक व्यवस्था के लिए भी खतरा बताया। बिल्कुल सही कहा। ये फैसला आज के डिजिटल युग में बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग तो तेजी से बढ़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की बात की है। पर्सनैलिटी राइट्स? हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति की पहचान, उसका नाम, आवाज या छवि का इस्तेमाल खासकर कमर्शियली बिना उसकी इजाजत के नहीं किया जा सकता। ये पर्सनैलिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट भारत में अभी
नया है या विकसित हो रहा है ना, इस फैसले का क्या असर हो सकता है। बिल्कुल, ये अभी नया ही है, खासकर एआई के संदर्भ में। ये फैसला न केवल सेलिब्रिटीज के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिनकी तस्वीरें या वीडियो का गलत इस्तेमाल डीप फेक बनाने में हो सकता है। और कोर्ट का इसे लोक व्यवस्था के लिए खतरा मानना भी बहुत अहम है। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियो गलत सूचना फैला सकते हैं या समाज में अशांति भी पैदा कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना कितना जरूरी और सच कहूं तो चुनौतीपूर्ण भी है। सही बात है। इसी तरह का एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी आया, जहां ताज लेक पैलेस उदयपुर के बारे में झूठे दावे करने वाले एक एआई जनित वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया। हाँ, ये फिर से वही बात दिखाता है कि अदालतें एआई से पैदा होने वाली जो भ्रामक सामग्री है उसको लेके कितनी गंभीर हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति की छवि हो या किसी मशहूर जगह की, गलत जानकारी को फैलने से रोकना एक प्राथमिकता बन रही है। मीडिया और पत्रकारों के अधिकारों से जुड़ा भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर वीडियो शेयर करने के आरोप में 2 महिला पत्रकार गिरफ्तार हुई थी। उनकी पुलिस हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये पत्रकारों की आजादी और जो राजनीतिक आलोचना होती है, उन मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक निगरानी का उदाहरण है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून का इस्तेमाल असहमति की आवाज को दबाने के लिए ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट से एक और दिलचस्प टिप्पणी आई थी। एक मामले में कोर्ट ने कहा कि नेत्रहीन उम्मीदवार भी देख सकते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के चयन में एक नेत्रहीन उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया। ये दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज और व्यवस्था की सोच बदलने वाला नजरिया है। मुझे लगता है कोर्ट ने शाब्दिक अर्थ से परे जाकर उम्मीदवार की योग्यता और क्षमता को महत्व दिया। ये समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शासन, संघीय ढांचे और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामलों की। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में 42% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव मौजूदा कोटा व्यवस्था के तहत ही होंगे। हाँ, ये मामला आरक्षण नीतियों की जटिलता और चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप के सवालों से जुड़ा है। कोर्ट का यह तर्क कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद बीच में आरक्षण कोटा बदलना सही नहीं है। ये चुनाव कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है। अच्छा, इससे चुनावों की निष्पक्षता और स्थिरता बनी रहती है और ये फैसला स्थानीय निकायों में आरक्षण तय करने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। बिहार से जुड़ा एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। बिहार सरकार का जो सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण है, SIR जिसे कह रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि सर्वे सटीक है और ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल और NGO इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये बेहद संवेदनशील मामला है। जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण हमेशा से ही राजनीतिक रूप से विवादास्पद रहे। चुनाव आयोग का इसे सटीक बताना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर बहस तो मुझे लगता है जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ECI अपनी जिम्मेदारी जानता है, जिसका मतलब है कि अब गेंद ECI के पाले में है कि वो इस डेटा का इस्तेमाल वोटर लिस्ट वगैरह में कैसे करता है। जांच एजेंसियों की शक्तियों पर भी अदालतों ने नजर रखी है, खासकर ED की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ED द्वारा IAS अधिकारी अनिल कुमार पवार की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। हाँ, कोर्ट ने पाया कि ED गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। ये फैसला ED जैसी शक्तिशाली एजेंसियों की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक नियंत्रण को दिखाता है। ये याद दिलाता है कि गिरफ्तारी मनमानी नहीं हो सकती, उसके लिए ठोस कानूनी आधार होना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब सबसे ऊपर। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ सर्वोपरि है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की जो राज्य शराब फर्म है टास्मैक, उसकी जांच के मामले में ED की खिंचाई की। कोर्ट ने संघीय सिद्धांतों का हवाला दिया। संघीय सिद्धांत, हाँ, यानी हमारे संविधान का वो ढांचा जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ED राज्य के मामलों में दखल देते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखे, ये केंद्र राज्य संबंधों और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र पर जो बहस चल रही है उसको और तेज करता है। हाँ, क्योंकि राज्यों को लगता है कि ED का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत मामले में भी ED को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया है।
लगता है ईडी से जुड़े मामले लगातार सुर्खियों में हैं। बिल्कुल है, और ये मामले दिखाते हैं कि अदालतें ईडी के कार्यप्रणाली की लगातार समीक्षा कर रही हैं। ये एक अहम बात है। हाँ, अच्छा, अब सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश दिया है। केंद्र सरकार जब तक नियम नहीं बनाती तब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम खाद्य पदार्थों के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है। ये खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों के लंबी अवधि के प्रभाव पर दुनिया भर में बहस चल रही है। कोर्ट का ये फैसला प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल यानी एहतियाती सिद्धांत पर आधारित लगता है कि भाई जब तक पूरी तरह सुरक्षित साबित ना हो तब तक सावधानी बरतना जरूरी है। और ये सरकार पर नियम बनाने का दबाव भी डालेगा। निश्चित रूप से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान स्ट्रिप सर्च यानी कपड़े उतरवाकर जांच करने पर रोक लगा दी है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बेहद जरूरी और संवेदनशील कदम है। किसी भी सर्वे या प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक टिप्पणी और आदेश काफी चर्चा में रहे। एक मामले में टिप्पणी की गई कि 150 साल में हिंदू खत्म हो जाएंगे और जातिगत घृणा फैलाने वाले व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाने का आदेश दिया गया। हाँ, ये टिप्पणी और एनएसए का आदेश दोनों ही विवादास्पद हैं और इन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये दिखाता है कि कैसे अदालतों की टिप्पणियां भी सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकती हैं। हम यहाँ सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और क्या आदेश दिया। बिल्कुल। लेखक गोविंद पंसारे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। 2015 में उनकी हत्या हुई थी। ये मामला फिर से जो हाई प्रोफाइल अपराध होते हैं उनमें न्याय प्रक्रिया की धीमी गति की ओर इशारा करता है। इतने सालों बाद मुख्य आरोपी को जमानत मिलना, वो भी हत्या जैसे गंभीर मामले में, ये जांच और अभियोजन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। पहले मामले में सुनी थी, उन्होंने पारिवारिक कानूनों पर भी एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कानून समाज की न्याय, समानता और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, और ये भी जोड़ा कि विवाह का दुरुपयोग महिलाओं को अधीन करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। ये न्यायपालिका की ओर से लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार पर एक बहुत ही प्रगतिशील और मैं कहूँगा महत्वपूर्ण बयान है। ये दिखाता है कि जज सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रहे, बल्कि समाज की हकीकत और उसमें जरूरी बदलावों पर भी नजर रख रहे हैं। ये टिप्पणी पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता और समानता की जरूरत को रेखांकित करती है। बिल्कुल। अब कुछ और मामलों पर भी सरसरी नजर डाल लेते हैं जो पिछले 2 दिनों में सामने आए हैं। छोटे छोटे हैं पर अहम हो सकते हैं। हाँ, बताइए। एक तो एयर इंडिया क्रैश मामले में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच की मांग की है। वो एआईबी की जांच से संतुष्ट नहीं है। ये विमानन सुरक्षा जांच की पारदर्शिता का सवाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विक्रेता टैक्स भरने में चूक करता है तो भी वास्तविक खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी से वंचित नहीं किया जा सकता। ये व्यापारियों के लिए राहत की बात है। हाँ, ये जीएसटी से जुड़ा अहम स्पष्टीकरण है। भर्ती विवादों में सीबीआई जांच का आदेश केवल असाधारण मामलों में ही देना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। जी, मतलब हर मामले में सीबीआई जांच ठीक नहीं। एक वैवाहिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी को बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देने और मध्यस्थता अपनाने की सलाह दी। पारिवारिक मामलों में कोर्ट का रुख अक्सर यही रहता है। बसों में भीड़-भाड़ रोकने के उपायों की मांग वाली पीआईएल खारिज कर दी गई। इसे नीतिगत मामला बताया गया। हाँ, ये पॉलिसी मैटर है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। ममता बनर्जी के खिलाफ एसएससी भर्ती घोटाले में अवमानना याचिका वापस लेने की अनुमति मिल गई। ओके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति मांग ली वाली याचिका वापस लेने दी, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी है। एलओसी है तो विदेश यात्रा मुश्किल होती है। और डॉन छोटा राजन के भाई दीपक निकलजे ने भी एक मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका वापस ले ली। ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का पारंपरिक नाम बरकरार रखा और वहीं स्थित दरगाह पर पशु बलि पर रोक लगा दी। ये धार्मिक स्थलों और परंपराओं से जुड़ा संवेदनशील मामला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में शिक्षकों की भारी कमी पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये शिक्षा के अधिकार से जुड़ा अहम कदम है। और मुंबई में करंट लगने से 17 साल के दीपक पिल्लई की मौत के 55 दिन बाद MSEDCL के 2 अधिकारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। काफी देर से हुआ ये, लेकिन हुआ। सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही का मामला है।
तो हाँ, ये छोटी छोटी खबरें भी कानूनी प्रणाली के अलग अलग पहलुओं को छूती हैं। विमानन सुरक्षा, टैक्स, भर्ती, परिवार, जनहित याचिकाएं, अपराध, धर्म, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा तक। तो कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे कानूनी नजरिए से काफी गहमागहमी भरे रहे। हमने देखा कि कैसे अदालतें टेक्नोलॉजी की चुनौतियों जैसे डीप फेक्स से निपट रही हैं, कैसे वे जांच एजेंसियों की शक्तियों पर लगाम कस रही हैं, कैसे आरक्षण और संघीय ढांचे जैसे जटिल मुद्दों पर फैसले दे रही हैं और कैसे सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के सवालों से जूझ रही हैं। बिल्कुल। एक बात जो साफ तौर पर उभर कर आ रही है वो ये है कि कानून को लगातार बदलती टेक्नोलॉजी और सामाजिक वास्तविकताओं के साथ कदम मिलाना पड़ रहा है। चाहे वो एआई का नियमन हो, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो या फिर हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकार हों, अदालतों के सामने चुनौतियां नई और जटिल होती जा रही हैं। और साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता, जांच एजेंसियों की जवाबदेही जैसे पुराने मुद्दे भी लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। और ये सब सुनने के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया विकसित हो रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे मौजूदा कानून और नियम इन नई चुनौतियों, खासकर डीप फेक, ऑनलाइन प्राइवेसी और एआई के नैतिक इस्तेमाल जैसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त है, या हमें और तेज और व्यापक कानूनी सुधारों की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा कानूनी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए हमें सुनते रहें। नमस्कार।